चार भागों में बटा होता है। यानी जो है आपके यानी प्रत्येक टेंस चार चार भागों में बटा होता है। इट मीन्स फर्स्ट होता है हमारा यानी इंडेफिनिट, और सेकंड होता है हमारा कंटिन्यूअस, और थर्ड होता है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए अब जब हम इन टेंसेस का अध्ययन करेंगे तो हमें इनका स्टडी करना है। पहले फर्स्ट नंबर हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी टेंस, फिर प्रेजेंट यानी कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें इस तरीके से हमने प्रेजेंट का उल्लेख किया, इसी तरीके से हम जब पास्ट का उल्लेख करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन टोटल कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि जब ये हमारे टेंस है यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और इनके चारों आपके भागों को मिला करके इन टेंस का निर्माण टोटल इनकी संख्या 12 हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो टेंसेज हैं ये 12 संख्या में निर्धारित होते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं पहले इंडेफिनिट यानी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर बात करूंगा मैं आपसे पास्ट इंडेफिनिट की, फिर मैं बात करूंगा आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है वो क्या होती है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में यानी आपके ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के रूप में उल्लेख करते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बात हमारी आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो होती है डू या डज। आप इतना ध्यान रखें, डू का यूज जो होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से डज है उसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि डू और डज का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव वाक्यों में या इंटरोगेटिव वाक्य बनाने में किया जाता है, बाकी हम सिंपल सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज को हम हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हमें उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगानी है, और अगर हमारा सब्जेक्ट का जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है तो हमें उसके साथ ना एस लगाना है ना ईएस लगाना है, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। जैसे कि सपोज कीजिए आप ये हमारा एग्जाम्पल है, वह अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। तो ये मेरा सेंटेंस है। अब इसमें आप देखें कि हमें ये बात का पता कैसे चलेगा कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो इसमें हमें सबसे पहले मेन वर्ब को देखना होगा। मेन वर्ब क्या है, इसमें लिखता है, यानी इसमें आ रहा है ये ता, आपकी जो वर्ब है लिखना उसके अंत में क्या आ रहा है ता, लिखता। तो हमें उससे पता चलता है कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लिखता है।
अब ये बात क्लियर होगी, बात हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन जब हम किसी भी सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान जो हमें देने योग्य बात वो है क्या है, सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या है, वह अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। तो मैं इस वाक्य में एक प्रश्न करूंगा, मुझे पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी अपने पिताजी को एक पत्र कौन लिखता है। मेरा क्वेश्चन इस तरह का आ रहा आपके सामने, यानी अपने पिताजी को लिखने का पत्र का किसको कार्य किया जाता है, कौन करता है। तो इसमें उत्तर क्या मिलता है मुझे, यानी कौन। ठीक है ना, तो ये कौन क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसको हम कर्ता कहते हैं। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है लिखता है। तो देखिए ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, वह का ऑब्जेक्ट क्या है, वह का ऑब्जेक्ट है एक पत्र। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, आप ध्यान दें कि एक तो एक पत्र है और दूसरा क्या है, पिताजी है। तो अब जो पत्र है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फिर पिताजी कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट में जान होती है, जो लाइफफुल होता है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसमें जान नहीं होती है, लाइफलेस होता है, वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पत्र क्या है, ये इसके अंदर एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका रूल क्या होता है, रूल होता है, ये आप ध्यान दें। तो देखिए सब्जेक्ट यानी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दी फर्स्ट प्लस सॉरी विदाउट एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। तो ये हमारा रूल क्लियर हो गया। अब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, वह ही। फिर ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, लिखता है। तो उसके बाद लिखने की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो क्या होती है, राइट होती है। तो जब हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राइट में क्या करेंगे, एस लगाएंगे, राइट्स, ही राइट्स। फिर क्या लिखता है, यानी एक पत्र, ए लेटर, किसको लिखता है, अपने पिताजी को। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उससे पहले टू या फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, यानी टू हिज फादर, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। अब ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आप देखें। वह ही लिखता है, राइट्स, ही सिंगुलर है इसलिए राइट में एस लगाया गया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, इसका कर्म है एक पत्र को लिखना। और फिर इसके लिए यानी टू हिज फादर, तो ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। अब इसी सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट हमेशा आप याद रखें, चाहे हम किसी भी टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या पास्ट इंडेफिनिट की बात करें या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, तो अगर बदलता है टेंस के अंदर तो क्या बदलता है, ओनली वर्ब बदली जाती है। बाकी टेंस का जो सेंटेंस का प्रारूप होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, यानी इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसमें साथ में एस या ईएस का यूज होता है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो अब इसमें राइट्स का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा रहा है ये वाक्य। यानी उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा, तो कहने का मतलब हुआ ही रोट, और फिर आपके सेम यही आ जाएगा, ए लेटर टू हिज फादर, ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, विल और शैल।
लेकिन पहचान जो होती है वो क्या होती है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आप इतना याद रखिए, वह अपने पिताजी को एक पत्र लिखेगा। अब मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल दिया आपके सामने, तो लिखेगा, ये बात पता चल जाए, हमें स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि लिखेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जो वर्ब है वो क्या है, उसमें अंत में का आ रहा है, तो ये लिखेगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का यूज करते हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अब आप देखिए, ये तो नॉर्मल कंडीशंस की बात है, लेकिन जब किसी वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कोई थ्रेड का प्रभाव होता है, कोई थ्रेड प्रदर्शित होती है, जिसे हम धमकी कहते हैं, कोई प्रॉमिस प्रतीत होता है यानी वचन जिसे कहते हैं, कोई हमारी प्लेस प्रतिज्ञा प्रतीत होती है, तो जब धमकी, वचन और प्रतिज्ञा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किसी वाक्य में यानी जो है प्रकट होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को यूज करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है, बाकी की जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं ही, सी, इट, दे, उन सभी के साथ में शैल का यूज किया जाता है। बस इतना आप ध्यान रखें, बाकी का मैं अब आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ, इसी सेंटेंस को लेकर के कि वह अपने पिताजी को एक पत्र लिखेगा, मैंने इस तरीके से बोल दिया, तो ये वाक्य हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें यानी पास्ट में हमने किया था, ये क्या, रोट, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है रोट, तो ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और थर्ड होगा हमारा फ्यूचर, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा, लेकिन इसके साथ ही के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल आएगा। तो देखिए यहाँ हो गया विल और शैल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है, लिखेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिखने की क्या होती है, राइट, ही विल राइट और बाकी का ए लेटर टू हिज फादर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका रहा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे, यानी